हेलो ऑफिसर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं अर्थव्यवस्था के टॉप 25 एमसीक्यू जो यूपी ट्रिपल एस 2025 में सीधे सीधे छप सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। मेरा टारगेट वही है 7 मिनट 25 क्वेश्चन। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, स्थायित्व के साथ विकास का उद्देश्य किस पंचवर्षीय योजना का था। तो स्थायित्व के साथ विकास का लक्ष्य था चौथी पंचवर्षीय योजना के अंदर। ठीक है। दूसरा है, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में सबसे बड़ी उपलब्धि क्या मानी जाती है। तो रेलवे को ब्रिटिश शासन की सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। इसके अलावा अगर ऑप्शन होता पोस्ट डिपार्टमेंट तो भी आप उसे टिक कर सकते, लेकिन ऑप्शन में रेलवे है तो आंसर आपका रेलवे हो जाएगा। अगला है, भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला में इस्पात संयंत्र किस योजना के तहत स्थापित हुए, मतलब किस पंचवर्षीय योजना के तहत स्थापित हुए थे। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना के तहत भारी संयंत्र लगाए गए थे भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला के अंदर। एक राष्ट्र एक कर और एक बाजार की अवधारणा किस कर व्यवस्था से संबंधित है। तो आप याद रखेंगे जीएसटी से संबंधित है। जीएसटी कब से लागू हुआ था। तो 1 जुलाई 2017 से। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का राष्ट्रीयकृत बैंक है, नेशनलाइज्ड बैंक है। तो एचडीएफसी प्राइवेट है, एक्सिस प्राइवेट है, कोटक महिंद्रा प्राइवेट है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा एक नेशनलाइज्ड बैंक है, राष्ट्रीयकृत बैंक है। वैश्वीकरण का सबसे ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट, नकारात्मक प्रभाव किस उद्योग पे पड़ा है। तो ऑप्शन के हिसाब से अगर देखें तो जूट उद्योग हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन के हिसाब से आपको यहाँ पे टिक करना है। अर्थशास्त्र के जनक किसे कहा जाता है, फादर ऑफ इकोनॉमी एडम स्मिथ को कहा जाता है। हरित क्रांति मुख्यतः किस फसल और क्षेत्र से जुड़ी हुई थी। तो भारत के अंदर हरित क्रांति सबसे ज़्यादा सफल रही है पंजाब और हरियाणा क्षेत्र में, और गेहूं के फसल के लिए सबसे ज़्यादा सफल मानी गई थी हरित क्रांति। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा छापी गई अब तक की सबसे बड़ी नोट कौन सी थी। ठीक है, तो 10,000 रुपये की नोट अब तक की आरबीआई के द्वारा छापी गई सबसे बड़ी करेंसी है। ठीक है, 12वीं पंचवर्षीय योजना जो 2012 से 2017 तक की थी, उसका मुख्य उद्देश्य क्या रहा। तो उसका सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है, समावेशी और सतत विकास। भारतीय अर्थव्यवस्था को किस रूप में जाना जाता है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है, जहाँ पे पूंजीवादी प्लस समाजवादी दोनों साथ में चलते हैं। ठीक है। बैंक रेट से आप क्या समझते हैं। तो बैंक रेट जो होता है वो केंद्रीय बैंक के द्वारा जो कॉमर्शियल बैंक है उनको दी जाने वाली रेट पे जो लोन दिया जाता है वो होता है केंद्रीय बैंक द्वारा वाणिज्यिक बैंकों को दी जाने वाली दर। ठीक है। जिस अर्थव्यवस्था में संसाधनों का स्वामित्व निजी हाथों में होता है उसे क्या बोलते हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। ठीक है, समाजवादी में राज्य के हाथ में होता है। भारतीय राष्ट्रीय आय का अनुमान कौन लगाता है। ऑप्शन के हिसाब से देखें तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा सीएसओ। ठीक है, वैसे तो एनएसओ अगर होता तो आपका आंसर ज़्यादा सुटेबल होता। ठीक है। भारत में श्वेत क्रांति के जनक किसे कहा जाता है। तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन को, जो कि अमूल के फाउंडर हैं। ठीक है, उनको भारत में वाइट रिवॉल्यूशन श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है। अगला है, फेमा का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है दोस्तों, ये 2022 में पूछा हुआ था। फेमा का फुल फॉर्म क्या है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आप। 1991 में जो इकोनॉमिक रिफॉर्म हुए थे, आर्थिक सुधार हुए थे, उस समय प्रधानमंत्री कौन था। इसको एलपीजी रिफॉर्म के नाम से भी जाना जाता है। तो एलपीजी का फुल फॉर्म पूछ लेता है कि एलपीजी फुल फॉर्म क्या है। तो आप इसको याद रखेंगे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। ये 3 कीवर्ड्स हैं। आर्थिक सुधार हुए थे 1991 के अंदर, उसे एलपीजी रिफॉर्म के नाम से भी जानते हैं। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, 1991 प्रधानमंत्री कौन था उस समय। तो पीवी नरसिम्हा राव के समय में ये हुआ था। और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के हेड कौन थे, मतलब फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह। ठीक है। 100 रुपये के नोट पे किसके हस्ताक्षर होते हैं। तो ये आरबीआई के गवर्नर के होते हैं। ठीक है। निजी निवेश में वृद्धि किस कारण से संभव होता है। तो जब नई पूंजी अपेक्षित लाभ में वृद्धि होती है तो नए इन्वेस्टमेंट की बात सोची जाती है। मतलब क्वेश्चन ये है कि निजी निवेश में वृद्धि कब होगी, तो जब प्रॉफिट ज़्यादा बढ़ेगा। ठीक है। जीएसटी के अंतर्गत आने वाले कौन कौन से कर हैं। तो जो पहले CS होता था, मतलब कि सेंट्रल प्रोडक्शन टैक्स, ठीक है, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, अब जीएसटी के अंतर्गत शामिल कर दिया गया। इनकम टैक्स अभी भी लगता है, सीमा शुल्क अभी भी, और टोल टैक्स अभी भी लगता है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क को जीएसटी के अंदर सबस्यूम कर दिया गया। ठीक है, सम्मिलित कर दिया गया। हरित क्रांति से सबसे अधिक लाभ किस फसल को हुआ था। तो गेहूं का, और किस एरिया में, पंजाब और हरियाणा एरिया में। ठीक है। गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना से संबंधित है। तो चौथी पंचवर्षीय योजना में कहा गया था कि गरीबी हटाओ।
ठीक है, आगे बात करते हैं कि जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी किस मॉडल पे आधारित थी। तो दूसरी वाली जो थी वो पीसी महालनोबिस मॉडल पे आधारित थी। ठीक है, भारत में जीएसटी कब लागू हुआ? मैंने शुरू में ही बताया कि भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। भारत में हरित क्रांति के जनक किसे माना था? तो एम एस स्वामीनाथन को भारत के हरित क्रांति का जनक माना जाता है। और इंडिया में व्हाइट रेवोल्यूशन के जनक किसे माना जाता है? वर्गीस कुरियन को। ठीक है, पीसी महालनोबिस को क्या कहता है? इनको फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिशियन मतलब कि सांख्यिकी के जनक कहे जाते हैं पीसी महालनोबिस। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से हमने यहाँ पे 25 टॉप एमसीक्यू डिस्कस किए जो कि इकोनॉमिक्स के हैं। तो आई होप आपको ये मैराथन वीडियो अच्छी लगे और आपके एग्जाम में आपको मैक्सिमम स्कोर करने में मदद करे। तो दोस्तों इस वीडियो पे अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए और आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा जिससे कि आपको फर्दर वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।